किरण पब्लिकेशन की इस बुक से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक ईडियम फ्रेज है। ईडियम्स एंड फ्रेज का फर्स्ट डे है ये, और करते हैं इसको स्टार्ट। पूरा देखें लेक्चर को और फिर बताएं आप अपने जो विचार हैं, यदि आप देख रहे हैं तो। चलिए देखती हूँ, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि कट आ सॉरी फिगर। कट आ सॉरी फिगर क्या मीनिंग होगा इसका? कि रेंडर एन एपोलॉजी, मेक अ स्कल्पचर, क्रिएट पुअर इम्प्रेशन या ब्रेक अ रिकॉर्ड। तो क्या इसका आंसर हमारा होगा पॉसिबल? तो यहाँ पर एक इन्हीं लाइनों से देखो, ईडियम्स जो लिखे होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो उनके वर्ड्स पर निर्भर नहीं करता। वो कुछ लिखा कुछ और होता है, मीनिंग उनका कुछ और होता है। एक इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा मीनिंग होगा जो इसको एक्सप्रेस करेगा, है ना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। कट अ सॉरी फिगर और ब्रेक अ रिकॉर्ड, ये अपने आप में एक ईडियम है। ब्रेक अ रिकॉर्ड, ब्रेक अ लेग, ये इस तरह से होता है ब्रेक अ लेग, तो ये तो नहीं होगा, है ना। एक ऐसा मीनिंग होता है। तो स्कल्पचर फिगर, स्कल्पचर, वही तो मैं कह रही हूँ ना, इन चार ऑप्शन में एक तो ऐसा दिया होता है जो इसी का मीनिंग है, पर स्कल्पचर फिगर की, स्कल्पचर की बात नहीं है ना। अब फिगर यहाँ पे होता है आकृति, और आकृति देखो, जब कोई हम किसी से पहली बार मिलें, पहली बार किसी से बातें करें, तो हमारा जो ड्रेसअप है, बोलने का सेंस, उठने चलने बैठने का जो है, तो वो फिगराइज हो जाता है। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो वही वाली बात यहाँ पे उस फिगर से झलकती है। मगर यहाँ तो क्या कह दिया कि सॉरी फिगर कट करना। तो सॉरी फिगर कट करने से एपोलॉजी की बात नहीं है, सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिएट अ पुअर इम्प्रेशन, कि तुमने क्या किया है कि कोई काम तुमको सौंपा मगर वो काम तुमने अच्छी तरह से नहीं किया, दैट्स वाई यू कट अ सॉरी फिगर, यू क्रिएट अ पुअर इम्प्रेशन, है ना। एवरी डे यू सेज टू योर क्लास टीचर, every day you say to your class teacher that ma'am give me chance to perform on stage during assembly prayer, but one day teacher call you on stage but you cut a sorry figure, है ना। तुमने वहाँ पे क्या किया फिर? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं कि मैम हमें चांस नहीं मिलता, हमें चांस नहीं मिलता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं मिलता बच्चों को चांस, मगर जब उन्हें बुलाया जाता है एक्सटेम्पोर, तो फिर वो क्रिएट अ सॉरी फिगर, तो फिर वो संभ्रमाते हैं, ये करते वो करते हैं, तो फिर टीचर को दूसरे बच्चे को बुलाना पड़ता है, होता है ऐसा। आगे देखिए क्या लिखा है कि लैंड एंड ईयर, है ना। लैंड और बोरो दो चीज़ें हैं, कि उधार लेना और उधार देना, है ना। लैंड एंड ईयर, ईयर, जहाँ भी ईयर की बात आएगी तो हियर की बात आएगी, सुनने की बात आएगी, है ना। ईयर से तो हियर कर देंगे, हम सुनेंगे। अब क्या इसका एक ऐसा मीनिंग होगा इन चारों में से जिसे हम काट सकते हैं, जो इसी को एक्सप्लेन करेगा। लैंड, अ गुड पर्टिकुलर थिंग, पे अटेंशन, नॉट टेल समथिंग टू अदर, और नहीं। लैंडर ईयर का मतलब ये नहीं है कि किसी से कुछ नहीं कहना, है ना। नॉट मेक अ ट्रबल, ये भी नहीं है। खैर इसको एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर, है ना। पर इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि किसी को कुछ मत कहना, बस सुनना ही सुनना, ये इसका मीनिंग नहीं है। और नॉट मेक ट्रबल, की परेशानी मत करना, ये भी नहीं है। बी गुड इन अ पर्टिकुलर थिंग, कि किसी पर्टिकुलर थिंग में अच्छे होना। देखो, ये बड़ा नियर मीनिंग है इसका, मगर ये इसका मीनिंग नहीं है। लैंड एंड ईयर का मीनिंग होता है पे अटेंशन टू, है ना, ध्यान देना। लैंड एंड ईयर, अरे अपने कानों को दो, इधर सुनो ध्यान से, पे अटेंशन टू, ठीक है। टीचर ऑलवेज से व्हाट, दैट लैंड एंड ईयर, लिसन वेरी केयरफुली, पे अटेंशन, है ना। तो लैंड एंड ईयर, इस तरह से आप याद रखें। और आगे बढ़ते हैं। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा, गॉड इज़ ऑल इन ऑल। भाई ईश्वर क्या है? पूरा सर्वे सर्वा है वो, है ना। तो एक ऑल इन ऑल से तो एक तो होल वाला सेंस बनता है, और एक ऑथोरिटी वाली सेंस भी बनता है। दो इससे सेंस बनते हैं ऑल इन ऑल से, ठीक है। तो फर्स्ट इन लाइन, लाइन में पहला नहीं,
उसको हम ऑल इन ऑल नहीं करेंगे। कंप्लीटली लॉस्ट की बात नहीं है यहाँ पे, एवरी पर्सन की भी बात नहीं है। हैविंग ऑल ऑथोरिटी, द पर्सन हु हैव ऑल ऑथोरिटी कॉल्ड ऑल इन ऑल। माई मदर इज़ ऑल इन आर होम। हमारी मदर ही सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हैं, है ना, हमारे घर में। नेक्स्ट है होल्ड योर हॉर्सेस, है ना, होल्ड योर हॉर्सेस। क्या है इसका आंसर? होल्ड योर हॉर्सेस, नॉट गेट अपसेट, दुखी मत होना, एम हाई, ऊंचे एम रखना, और फाइट ट्रबल, की जो परेशानी है उससे फाइट करना, और स्लो डाउन या धीरे हो जाना। तो होल्ड, रोको, है ना, होल्ड द फोन, फ़ोन रख दो, है ना, फ़ोन होल्ड करो अभी भाई, रोको फ़ोन। होल्ड करना, किसी चीज़ को रोक के रखना। होल्ड योर हॉर्सेस, हॉर्स चलते हैं तेज़ी से, अपने हॉर्सेस को क्या करो, थोड़ा रोको। तो क्या करो, इनको अपसेट, दुखी कर दो? नहीं, इनके एम हाई कर दो। होल्ड करने से एम हाई कैसे हो जाएगा भाई? ट्रबल कर दो, इनको परेशान कर दो? नहीं, स्लो डाउन। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब स्लो डाउन, स्लो डाउन करना। अब क्या हुआ, बड़े ही एक्साइटमेंट में तुम्हारी फ्रेंड जो होती है तुम्हारा क्या कर देती है, जाना है पिकनिक पर, और तुम्हारी सीट बुक कर देती है। यू से अरे नहीं 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 यार, होल्ड योर हॉर्सेस, स्लो डाउन, स्लो डाउन, लेट मी डिसाइड वेदर आई एम कमिंग और नॉट कमिंग, नॉट, है ना, लेट मी डिसाइड वेदर आई एम कमिंग और नॉट, होल्ड योर हॉर्सेस, अभी इतनी जल्दी मत करो, स्लो डाउन, है ना। तो यू कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट है 40 विंग्स। अब 40 विंग्स का मीनिंग क्या है? अ होल ऑब्जेक्ट या अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट, बेकार की चीज़, हॉट डे, गर्म दिन, शॉर्ट नैप, छोटी नींद, या ब्रीफ स्टेटमेंट। ब्रीफ स्टेटमेंट, कम, ब्रीफ मतलब छोटा, है ना, और स्टेटमेंट कोई छोटा वाक्य। तो 40 विंग्स का मतलब क्या है? देखो, विंग्स से मतलब है पलक, जो पलकें हैं हमारी, आई लिड हैं, है ना, ये जो हमारी आई लिड हैं ये हमारी विंग्स हैं, ठीक है। तो ये बर्थलेस ऑब्जेक्ट नहीं है, इनसे दिन की बात भी नहीं हो रही और कोई छोटे स्टेटमेंट की बात भी नहीं होएगी। 40 विंग्स का मतलब होता है शॉर्ट नैप। तो मतलब इस सिर्फ इतनी शॉर्ट नैप कि मान लो कि आप विंग जो अपनी पलकें हैं, पलकें झपकाओगे एक बार, मतलब 40 टाइम। अब अगर 40 टाइम अगर आप अपनी पलकें झपकाओ तो कितना समय लगेगा? उतने ही समय की नींद, शॉर्ट नैप। तो 40 विंग्स, ठीक है, 40 विंग्स मतलब शॉर्ट नैप। तो फिर मतलब 40 टाइम अपनी पलकें झपकाओ मत, एक बार बंद ही कर लो, है ना। और लगभग इतने समय कि 40 टाइम तक आप मतलब झपकाओ तो कितना समय लगेगा? बस उतने ही टाइम की नींद, तो वो हो जाएगा 40 विंग्स, ठीक है। होप करती हूँ समझ में आया होगा। आगे लिखा है क्लैम अप, क्लैम अप करना। तो क्या है इसका मीनिंग? टू बी अपसेट, टू बी फ्रस्ट्रेटेड, किसी को दुखी कर देना, परेशान कर देना, या टू बी साइलेंट, टू बिकम साइलेंट, चुप हो जाना, या टू लॉस टेम्पर, या फिर अपना आपा खो देना। क्लैम अप में आपा खोने की भी बात नहीं है, फ्रस्ट्रेट की भी बात नहीं है, दुखी होने की भी नहीं है। इट मीन्स टू बिकम साइलेंट, क्लैम अप हो जाना, टू बिकम साइलेंट, शांत हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मीनिंग क्या है? डिग अ ग्रेव, हाइड अ ट्रेजर, फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स, और शो द सीड। कि भाई सीड, बीज बोना, या पुराने जो झगड़े क्वेरल्स हैं उन्हें भूल जाना, या धन खजाना छुपाना, या ग्रेव खोदना। तो देखो, बरी द हैचेट, है ना, बरी करना। अब बरी करते हैं हम, क्या करते हैं? दफनाते हैं, मिट्टी के अंदर कोई चीज़ हम बरी करते हैं। डेड बॉडीज़ को हम बरी करते हैं तो क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर उसे छुपा देते हैं। तो हाइड, खजाना, खजाने की बात यहाँ नहीं कही गई है। और डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है, तो उनको ग्रेव को डिग करने की बात भी यहाँ पर नहीं है। और देखो, ये दो मीनिंग बड़े आसानी से काट सकते हो, जो कि क्या कहते हैं, ऐसे मीनिंग है। बरी करने में हम डिग करते हैं, किसी ग्रेव को, कब्र खोदते हैं ना, डिग अ ग्रेव, तो ये नहीं है इसका मीनिंग। क्योंकि एक मीनिंग इन वर्ड्स में, इन वर्ड्स का ही क्या मीनिंग हो सकता है, उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ दे देंगे, वो नहीं है मीनिंग, है ना। इसको समझने की बात करो, रीड बिटवीन द लाइन, है ना, कुछ इस तरह का है, ठीक है। बरी द हैचेट, हैचेट होता है हमारा एक्स, कुल्हाड़ी, और उसको क्या करो? दबा दो।
अब क्या होता है, शो द सीड नहीं, ये बीज बोना ये भी नहीं है, कुल्हाड़ी और खोद कर इतना लंबा गहरा नहीं, बीज बोने की बात नहीं है। बरी द हैचेट, हैचेट होती है हमारी एक्स, और क्या होता था, घर घर में एक्स हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि लोगों को भाई रोज रोज खाना बनाना है तो उनको लकड़ी लेकर आनी है, लकड़ी लेकर आनी है तो भाई बिना कुल्हाड़ी के तो लकड़ी कटेगी नहीं। मगर जब झगड़ा हो जाएगा तो घरों में कौन सा हथियार है, हर एक के घर में कुल्हाड़ी हथियार तो है। अब वो जब झगड़ा हो जाता है तो निकाल लाते हैं अपनी हैचेट, अपनी कुल्हाड़ी, डंडे निकल आते हैं, है ना। तो अब क्या करना, कुल्हाड़ी आ जाती है तो उसकी वजह से झगड़ा और आगे बढ़ जाता है। तो अब क्या करो, ये कुल्हाड़ी झगड़े की जड़ है ना, ये रहेगी हैचेट और ना ही झगड़ा होगा। तो बरी द हैचेट, अपनी कुल्हाड़ी को ही चलो दफना दो, इसको दबा दो इसको। तो फिर क्या करना कि फॉरगेट द पास्ट क्वेरल, जो झगड़े हैं उसको क्या करना, भूल जाना, है ना। फॉरगेट पास्ट क्वेरल, बरी द हैचेट, फॉरगेट पास्ट क्वेरल। राम एंड मोहन बरीड देयर हैचेट। राम एंड मोहन, उन्होंने क्या किया, अपने जो पुराने झगड़े हैं उनको क्या कर दिया, दफना दिया। एंड नाउ दे बिकेम फ्रेंड, और अब वो फ्रेंड बन गए। नेक्स्ट है फ्लाइट शाई ऑफ, है ना। तो फ्लाइट शाई ऑफ का क्या मीनिंग है, टू इनवाइट, टू अवॉइड, टू चैलेंज या फिर टू परफॉर्म। अब टू इनवाइट भी इसका मीनिंग नहीं है, चैलेंज भी नहीं है, परफॉर्म भी नहीं है। शाई ऑफ का मतलब होता है जब किसी से हम शाई ऑफ कर दें ना किसी चीज़ से, तो हम उससे बचना ही चाहते हैं। जब बचना ही चाहते हैं तभी शाई ऑफ होगा, तो इसका मतलब टू अवॉइड। फाइट शाई ऑफ का मतलब टू अवॉइड। नेक्स्ट है जंप द गन, जंप द गन, तो क्या करना, तुरंत गन उठा लेना। तो क्या इसका मीनिंग है, टू वेस्ट मनी, धन बर्बाद करना, टू डू समथिंग स्टूपिड, कुछ गलत स्टूपिडिटी करना। डिफीट एन अपोनेंट, अपने अपोजिट अपोनेंट जो दुश्मन है उसको डिफीट कर देना। टू डू समथिंग टू सून, कुछ बहुत जल्दी करना। देखो इन चारों को देखो और इनमें बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो एक आपको अलग ही दिखाई दे रहा है, एक आपको वो दिखाई दे रहा है जो इसका मीनिंग है जंप द गन, टू डिफीट एन अपोनेंट, कि दुश्मन को डिफीट कर दो। नहीं, दुश्मन को डिफीट करने वाली बात नहीं है, वेस्ट मनी वाली भी बात नहीं है, और टू डू समथिंग स्टूपिड नहीं, ये वाली बात भी नहीं है। जंप द गन मतलब कि तुरंत, ना सोचा ना समझा। जिस तरह से ऐसे भी हो सकता है कि जंप द कुल्हाड़ी, जंप द हैचेट, है ना, ना सोचा ना समझा और निकाल लाई डंडे। तो जंप द गन तो मतलब बिना सोचे समझे और कोई चीज़ करना, बड़ी जल्दी करना, है ना। तो यहाँ पे पर झगड़े भगड़े की बात नहीं है, किसी और भी चीज़ की बात है। तो इसका मतलब है टू डू समथिंग, टू डू समथिंग टू सून, कोई चीज़ करना बहुत जल्दी करना, है ना। तो यू कैन से होल्ड योर हॉर्सेज यार, डोंट जंप द गन, है ना। दो प्रोवर्ब, वो दो ईडियम एक साथ बता रही हूँ कि होल्ड योर हॉर्सेज, इसका मतलब स्लो डाउन, भाई सोचो समझो। होल्ड योर हॉर्सेज, इतना जल्दी मत करो। डोंट जंप द गन, है ना। टू डू समथिंग टू सून, है ना, कुछ जल्दी करना। डोंट जंप द गन, इतना जल्दी मत करो कोई भी काम, थोड़ा सोचो समझो। होल्ड योर हॉर्सेज, स्लो डाउन। सो ये दो ईडियम एक साथ आप इस तरह से हम रख भी सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं हमारा लास्ट क्या लिखा है कि हिज मेंटर, ठीक है, मेंटर हमें गाइड करने वाले मेंटर होते हैं। अंडरस्टूड द डीप एंग्विश, और जो मेंटर था वो समझ गया, उसका जो गहरा जो दुख था, एंग्विश था, रेस था, गुस्सा था, उसे समझ गया। डीप एंग्विश द स्टूडेंट वॉज गोइंग थ्रू विदाउट हिम बीइंग एन इन्फॉर्म अबाउट, उसे बिना बताए, उसके बिना बताए, वो जो स्टूडेंट का जो गुस्सा था, एंग्विश था, उसको समझ गया। अब इसके अंदर क्या है, एक ईडियम छुपा हुआ है इसी बात के अंदर। तो क्या ईडियम है वो आप देखिए। ब्रेक अ लेग, ब्रेक रिकॉर्ड, है ना। कुछ सक्सेस पाने के लिए ब्रेक द लेग होता है। इन द फर्स्ट लेन नहीं, और डाउन फॉर काउंट भी नहीं। इसका मीनिंग होगा रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन इट मीन्स
अंडरस्टूड समथिंग, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द थिंग। जैसे कि एलिगरी होती है ना, एलिगरी, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप एलिगरी जानते हैं कि ये टर्म है, एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, एक लिटरेरी टर्म भी है ये एलिगरी। तो एलिगरी में भी यही होता है, कुछ लिखा होता है मगर उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो रीड बिटवीन द लाइन का मतलब यही है, ठीक है। जैसे कि अगर घर में मम्मी गुस्सा हो गई हैं तो गुस्सा होने का कारण क्या है, ये बस उनके गुस्सा होने से ही पता चल जाता है। तो क्या होते हैं हमारे फादर या बड़े भाई, रीड बिटवीन द लाइन, वो समझ जाते हैं, हम बच्चे समझ जाते हैं मम्मी क्यों गुस्सा है ना। तो वी दैट टाइम रीड बिटवीन द लाइन व्हाई आवर मदर इज़ सैड, या फिर गुस्सा, एंगर, ठीक है। होप करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। सपोर्ट मुझे कीजिए, कमेंट ज़रूर आप ड्रॉप कीजिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इतना और आपको अच्छा लगा है, क्या मैं इसे कंटिन्यू करूँ या नहीं। अगर आप क्या चाहते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, ज़रूर मुझे करें कमेंट, जिससे कि मुझे पता चले, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।